तो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, आर्य समाज। देखिए जी, आर्य समाज, आर्य समाज देखिए, आर्य समाज के संस्थापक लिखे, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती was born in 1824। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? लिखिए, was born in 1824 at मोरवी इन गुजरात। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी नामक स्थान में हुआ। लिख लीजिए सब लोग, 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी नामक स्थान में हुआ। देखिए, हिज ओरिजिनल नेम वाज मूल शंकर। लिखिए, इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। मिटा दें। देखिए, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ स्वामी ब्रिजानंद। देखिए कि स्वामी ब्रिजानंद, देखिए कि इनके गुरु का नाम स्वामी ब्रिजानंद था। हो गया जी। अब सुनिए, थोड़ा सा अच्छा कुछ नहीं, वो सब फालतू चीज नहीं, सुनिए जी। आपको बता दें कि ही फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 एट बॉम्बे। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई। देखिए, ही गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। देखिए, इनके द्वारा नारा दिया गया वेदों की ओर लौट चले। इनके द्वारा नारा दिया गया गो बैक टू वेदास, या हिंदी में लिखिए कि नारा दिया गया वेदों की ओर लौट चले। अब इनके द्वारा कुछ कुछ पुस्तक लिखी गई, क्या क्या, जरा से इसको लिख लीजिए, मिटा दे इसको। पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, ये दोनों पुस्तक लिखे हिंदी में और ये संस्कृत में। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश लिखे कैसे में? हिंदी में। वेद भाष्य भूमिका भी हिंदी में लिखे और वेद भाष्य लिखे संस्कृत में। ये तीन पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। बेटाए, हो गया ना? अब इनकी कुछ विचारधारा को आपको जानना है। तो पहला तो ये भी मोनोथिस्ट थे, एक ईश्वरवादी थे।
समझे। इसको लिख लीजिए, ही वॉज ऑल्सो ए मोनोथिस्ट। ये एक ईश्वरवादी थे। लिखिए, ही वॉज अपोज टू आइडल वर्शिप। लिखिए, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हो गया। देखिए, he was opposed to dominance of Brahman in religion। देखिए कि धर्म में ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ थे। हो गया। देखिए, he was opposed to caste system। देखिए, जाति प्रथा के भी विरोधी थे। देखिए, सपोर्टेड इक्वलिटी एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। ये नारी शिक्षा और समानता के समर्थक थे। नारी शिक्षा और समानता के समर्थक थे। आप देखते होंगे आर्य समाज का मंदिर होता है तो धीरे धीरे तो मान लीजिए धीरे इवॉल्व करता है ना कोई भी सिस्टम, तो कुछ कुछ चेंजेस आ गया होगा। तो नेक्स्ट लिखिए जी, इनके एक शिष्य थे लाला हंसराज। लाला हंसराज who founded DAV school in 1886 at लाहौर। देखिए, इनके द्वारा 1886 ईस्वी में किनके द्वारा, इनके एक शिष्य थे, वन ऑफ हिज डिसाइपल लाला हंसराज फाउंडेड DAV स्कूल इन 1886 एट लाहौर। देखिए, इनके द्वारा 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ? लाहौर में। हो गया जी। तो आप जानते होंगे उसके बाद ढेर सारा इसका चेन खुला, पूरे भारत में अभी DAV स्कूल है कि नहीं। और ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में भी आता है। कहीं कहीं का DAV तो बहुत अच्छा होता है नहीं। तो अब इस स्कूल की क्या विशेषता थी, मतलब इनका क्या विचार था। इनका विचार था कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने कल्चर को मतलब एसिमुलेट करते हुए ही, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन के साथ हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आई जी, कि हम अपने संस्कृति को पूरी तरह से अपनाते हुए और लेकिन पश्चिमी शिक्षा पद्धति से ही, वेस्टर्न एजुकेशन से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वो जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ सिस्टम था, तो इसलिए आपको पता होगा कि DAV स्कूल में आज भी ये इंग्लिश मीडियम में स्कूल होता है जी, और भारतीय परंपरा और संस्कृति पर विशेष जोर भी दिया जाता है। समझे। तो इनके ही मतलब क्या नाम बताए, महर्षि दयानंद सरस्वती के एक और शिष्य थे, उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। अब ये देखिए, अब आर्य समाज का दो विचारधारा हो गया, एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आउटलुक वाला, जो कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपने कल्चर को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है, और एक ट्रेडिशनल टाइप के कंजर्वेटिव। तो ये स्वामी श्रद्धानंद थे। इनके द्वारा 1902 ईस्वी में भारतीय परंपरा पर आधारित शिक्षा पद्धति को प्रमोट करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। ठीक है जी।
देखिए, वन ऑफ हिज डिसाइपल स्वामी श्रद्धानंद फाउंडेड गुरुकुल कांगड़ी इन 1902। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, अभी तक आपको पढ़ाए आर्य समाज। ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन है, ठीक है। तो सुनिए जी, क्या मामला है कि रामकृष्ण मिशन, अब इसकी स्थापना तो आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद किए थे, नहीं? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म, पहले इसके स्वामी विवेकानंद का के बारे में पहले थोड़ा जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्र दत्त था। देखिए, हिज ओरिजिनल नेम वाज नरेंद्र दत्त। He was born in 1863 in Calcutta. इनका जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। देखिए, कि he was a disciple of रामकृष्ण परमहंस। देखिए, ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अब थोड़ा रामकृष्ण परमहंस के बारे में जान लीजिए। रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा लिखिए जी। देखिए कि द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस वाज गदोधर चट्टोपाध्याय। देखिए, इनका वास्तविक नाम, किनका? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था, नहीं? और इनका जन्म, ही वाज बोर्न एट कुमारपुकुर इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन 1836। इनका जन्म 1836 ईस्वी में कुमारपुकुर हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल। रामकृष्ण परमहंस was born in 1836 at कुमारपुकुर इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। हो गया। देखिए, क्या होता है ना, पुकुर बंगला में कहते हैं तालाब को। बंगाल में देखिएगा कि हर गांव में तालाब होता है, तो वही हुआ कुमारपुकुर। ठीक है। तो ये इनके गुरु थे। लेकिन ही वाज ए प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। देखिए कि ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। समझे? दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। हो गया। अब ये इनके शिष्य बन गए जी स्वामी विवेकानंद। पढ़ने में बहुत तेज हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे और एथिस्ट थे। एथिस्ट थे मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो ये गए एक बार इनके पास, तो इनका पूरा जीवन ही चेंज हो गया, उसके सन्यासी बन गए। हम अपने जीवन में बहुत कम लोगों से इन्फ्लुएंस हुए हैं
जिन लोगों से इन्फ्लुएंस हुए उनमें से सबसे ऊपर विवेकानंद है। क्या समझे जी? तो इनकी विचारधारा का बखान करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले व्यक्ति थे, मॉडर्न विचारधारा वाले व्यक्ति थे, और इस तरह का मतलब एक तरह से समझिए कि लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें थी, स्पिरिचुअल आदमी तो थे ही, समझे। इनकी विचारधारा के बारे में 1 मिनट में आपको बताते, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार के व्यक्ति थे। क्या समझे? हम कहीं ऐसा पढ़े हैं, अब पता नहीं कहाँ पढ़े हैं, कि विवेकानंद जो है वो किसी नदी के किनारे खड़े थे समझे। एक सन्यासी जो परंपरागत सन्यासी होता है वो वहां आया, दोनों में बातचीत हुई तो पता चला कि विवेकानंद है। विवेकानंद का पूरा नाम फैल गया था भारत में, तो पूरा प्रभावित हुआ वो सन्यासी। तो विवेकानंद से पूछे सन्यासी कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो विवेकानंद बोले कि हम नदी पार होने के लिए खड़े हैं, नाव उस तरफ गई है, उधर से आएगी तब उससे हम जाएंगे। तो सन्यासी जो भी था वो बोले कि हम तो आपको बहुत महान आदमी समझ रहे थे, देखिए आप तो सब महान है नहीं वैसा महान, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं नदी पार कैसे होते हैं। तो खड़ा पानी में था जी सन्यासी, वो नदी के पानी पर चलते हुए उस पार चले गए, तो फिर वापस आ गए। तो बोले देखे इसको कहते सन्यासी, 50 साल तक हिमालय में रहे और देखिए ये पावर हम हासिल किए। तो विवेकानंद हंसे जी कि देखिए हम 1 पैसा भी देंगे वो हमको पार कर देगा नाव वाला, और उस 1 पैसा को बचाने के लिए आप अपने लाइफ का 50 साल लगाए, और वो 50 साल अगर आप जन कल्याण में लगाते तो पता नहीं कितने लोगों को फायदा होता है। बात समझ गए किस तरह विचार वाला व्यक्ति थे विवेकानंद? तो लिखिए जी, देखिए in 1893 he went to attend religious parliament, attend the conference of religious parliament in Chicago। क्या बताया कि in 1893 he went to Chicago to attend the conference of religious parliament। 1893 ईस्वी में विश्व संसद धर्म संसद की बैठक में भाग लेने ये एक शिकागो गए। हो गया। अब आप अभी भी अवेलेबल है ये इनका स्पीच, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इनके द्वारा अपना स्पीच शुरू किया गया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वहां पर शिकागो अमेरिका में है जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन कहा था। तो इनके इसी बात पर तालियां बजी बहुत ज्यादा, और उसके बाद जो ये ईस्ट का मतलब हमारे देश का जो फिलॉसफी वगैरह के बारे में लोगों को बताए, तो वहां पूरा जो कांग्रेगेशन था मतलब लोगों का समूह, वो पूरा एकदम क्या कहते हैं एकदम फैसिनेट हो गया इनसे और इन्फ्लुएंस्ड हो गया, और कई सारे लोग इनके शिष्य बन गए। उसमें से एक महिला थी जो आयरिश थी, आयरलैंड की महिला, उनका नाम था मार्गरेट नोबल। ठीक है जी। तो ये इनके शिष्य बन गए और इनको
विवेकानंद के द्वारा नाम दिया गया सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता, समझे। तो ये भी परीक्षा में आता है कि मार्गारेट नोबल कौन थी, तो इन सिस्टर निवेदिता कौन थी, तो ये मार्गारेट नोबल थी जी। ये आयरिश महिला, आयरलैंड की महिला थी। कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की। हो गया जी। अब इनके द्वारा भारतीय युवाओं से आह्वान किया गया कि अगर देश को आगे बढ़ा सकता है तो युवा ही बढ़ा सकता है। आज भी जो आप सुनते होंगे कि अभी इस क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ 7.8% हुआ, तो उसमें हमारे टाइप के लोगों का रोल नहीं है। उसमें किसका रोल है? इसका रोल है। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी देश का मेन पावर कौन है? युवा है। उसमें ज्यादा एनर्जी है, समझ गए। तो आप ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए विवेकानंद बोले उत्तिष्ठ जागृत, उठो हमारे शेर और जागो, समझे। तो अभी तक आप लोग सोए हैं, लगभग धीरे धीरे करके जग रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जग रहा है तो देख रहे हैं भारत को 4th इकोनॉमी आप लोग बना चुके, बस समझे। ये आप लोग बनाए हैं, पता है कि नहीं? युवा बनाया है और आगे इसको बनाना है नंबर 1 इकोनॉमी। तो आप ही से संभव है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो हम लोग बुढ़ा हो गए, हम लोग से क्या होगा? हम आप लोग कर सकते हैं और आप ही लोग करेंगे भी। तो हमारे मोदी जी उसको 2047 तक रखे हैं, क्या डेवलप कंट्री बनाने का ना जी। और अगर आपको बता दें, देखिए वो पॉलिटिकल रेट तो अलग चीज है, लेकिन आपको अगर सही में नंबर 1 इकोनॉमी बनना है तो आपको 8% प्लस रेट से जीडीपी का ग्रोथ करना पड़ेगा। अब बीच बीच में आपको ये ट्रम्प चाचा टाइप का भी बाधा आते रहेगा, जो कि आपके जीडीपी को नीचे करने की कोशिश करेगा। आपके पड़ोस में भी आपको पता है कि एक बहुत अच्छा देश है, नहीं जो आपको परेशान करता रहेगा। पहले तो एक ही पड़ोसी था ज्यादा खराब, चाइना तो कह रही है। अब एक नया पड़ोसी पैदा हो गया आपका, अच्छा पड़ोसी, बांग्लादेश, सॉरी क्या कहते हैं, बांग्लादेश, नहीं जी। तो वो भी एक समस्या है, समझे। पूरा एंटी इंडिया वहां पर चला रेटरिक, नहीं बांग्लादेश में। पाकिस्तान तो खैर वो उसके साथ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो उसके साथ वो पैदाइशी समस्या है, समझे। तो समझे जी। तो इस तरह की बाधाएं भी आती रहेंगी। तो इसका मतलब 8% प्लस ही आपका जब जीडीपी रहेगा तब हमारा देश सही में। और थोड़ा हमारे इकोनॉमी की एक समस्या है कि गैप बढ़ता जा रहा है, समझे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत तेज हो रहा है और गरीब और अमीर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। सरकार को इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाना एसेंशियल, और खास करके रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना जरूरी है। रूरल एरियाज में आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मतलब जैसे चाइना का जो इकोनॉमिक पैटर्न है उसको अपनाना पड़ेगा, समझे। जैसे मोदी जी नहीं बोलते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो एक गांव एक प्रोडक्ट करना है तब होगा। या एक क्लस्टर ऑफ गांव, उसमें आप एक इंडस्ट्री लगाइए, सब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इनकम बढ़ेगा, और तब देश का भला हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। और इस तरह खाली आप अडानी अंबानी $1 ट्रिलियन हो जाए
उससे आम जनता को क्या फर्क पड़ना है। अभी देखिए जैसे जीएसटी का रेट घटाया गया तो गलत था ना, नहीं तब ना आप उसको सुधार किए। आप वसूले जा रहे हैं, हर पेपर में आ रहा है कि इस महीने में 2 लाख करोड़ आया जीएसटी। तो जनता को क्या करेगा, आप चूस लीजिएगा। देख रहे जी कितना चीज का 5% हुआ। जो कम सीसी वाली गाड़ी है वो 18% हो गया उसका जीएसटी, 28% था, समझे। तो सब चीज सस्ता होगा, ये सब जरूरी था, बात समझ गए। अब देखिए आपका इकोनॉमी दौड़ेगा तेजी से, कंजम्पशन बढ़ेगा ना, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा लोगों का। अभी आपके यहाँ बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है, समझे। और खाली मैक्रो नहीं, माइक्रो दोनों तरह का रिफॉर्म। आपको जब तक रूरल एरियाज में आप जाएंगे नहीं, इंडस्ट्री नहीं जाएगा, जैसे चाइना में आएगी। इतना आप ये सब खरीदते ना चाइनीज गुड्स, छोटा मोटा आइटम, सब देहात में, वहां का गांव में बनता है, समझ गए। इसलिए वहां पर इस लेवल का इनइक्वालिटी नहीं है जैसे हमारे यहाँ है, समझे। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा इसके लिए कुछ। खैर, तो आप समझ लीजिए, आप 1897 में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई कहाँ, बेलूर नामक स्थान में। इसलिए इसको बेलूर मठ भी कहते हैं। किसको, ये जो रामकृष्ण मिशन है, इसको बेलूर में ये पहली बार स्थापित हुआ, इसलिए इसको बेलूर मठ भी कहते हैं, ठीक है। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई, डायड इन 1902, समझे। तो एक चीज और आपको बता दें कि आप शायद ध्यान दिए या नहीं, स्वामी विवेकानंद और इनके गुरु जी में 36 का आंकड़ा है, ध्यान दिए कि विवेकानंद का जन्म हुआ 1863 में और इनके गुरु जी का जन्म हुआ है 1836 में। 36 का आंकड़ा हुआ नहीं, उल्टा है, समझ गए। तो आज हो गया अब इतना ही, कल फिर अगला दिन पढ़ाएंगे नेक्स्ट जो भी है बचा। जय हिंद।